नमस्ते दोस्तों, मैं आलोक। आज हम बात करेंगे कानून की। आप देख रहे हैं द इंद्राश्री वीडियो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कानून कानून क्या होता है, कानून के बारे में जानेंगे। तो राज्य का जो पुनीत उद्देश्य होता है, राज्य का जो महानुभाव उद्देश्य होता है, वह होता है मानव कल्याण की उचित व्यवस्था करना। जब तक राज्य के नागरिक अपने जीवन के में आचरण के समान नियमों का पालन नहीं करते, जो उनको नियम बताए तो का पालन नहीं करते, तब तक इस उद्देश्य की प्राप्ति या नहीं हो सकती, यानी मानव कल्याण की जो उद्देश्य है उसका प्राप्ति नहीं हो सकती। समाज व राज्य के नागरिकों के पारस्परिक संबंधों के संचालन हेतु राज्य नियमों का निर्माण करता है, जिनका पालन करना नागरिकों के लिए नितांत आवश्यक होता है। पालन न करने पर व्यक्ति को दंड दिया जाता है। राजनीतिक शासन में राज्य द्वारा निर्मित एवं क्रियान्वित किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहा जाता है। कानून जो होता है यह अंग्रेजी के ला शब्द से लिया गया। किससे? ला शब्द से। ये ला शब्द से बना है। अनुवाद गिलक्राइस्ट के अनुसार गिलक्राइस्ट ने कहा है कि ला शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह ट्यूटन जर्मन भाषा, यानी किससे? ट्यूटन जर्मन भाषा है। ये जर्मन भाषा के लैग धातु से हुई है। किससे? जर्मन भाषा के लैग धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वह जो स्थिर सर्वत्र समान रहे। अंग्रेजी में लैग का अर्थ होता है, लैग का क्या अर्थ होता है? वह जो एक सा रहे, यानी समान रहे, यानी क्या रहे? समान रहे, लैग का अर्थ होता है। ठीक है। अब कानून की हम कुछ अन्य परिभाषाओं को देखेंगे। पहला, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार फोर्ड एक शब्द डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा गया है? सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम के रूप में की गई है। कानून की जो परिभाषा है, सत्ता द्वारा आरोपित, यानी जो शासन में होता है उसके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, आचार व्यवहार बनाए जाते हैं, नियम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। दूसरी परिभाषा है पाउंड की। पाउंड ने क्या कहा है? पाउंड ने कहा है कि न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को ही कानून कहते हैं। प्रोफेसर साल्ट हैं एक प्रोफेसर सालमंड ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि आचरण के उन सामान्य नियमों से को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरणों से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, ये परिभाषाएं दी गई, इनके आधार पर कहा जा सकता है कि कानून वह नियम है जिन्हें राज्य द्वारा निर्मित या स्वीकृत किया जाता है। किसके द्वारा निर्मित? राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है, निर्मित किया जाता है, जिनका पालन न करने पर राज्य नागरिकों को दंडित करता है। कानून के प्रकार की बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो कानून के प्रकार कौन कौन से, इसको देखते हैं। पहला प्रकार होता है संवैधानिक कानून। कौन सा? संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून की विशेषता यह है कि यह जो मूलतः साधारण कानून से भिन्न होते हैं। जब साधारण कानून से क्या होता है? भिन्न होते हैं। आग एवं जिंक एक विचारक हैं। आग व जिंक इन्होंने बताया है कि संवैधानिक कानून वह मूलभूत कानून है जो सरकार के ढांचे का निरूपण करते हैं, राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों की विवेचना करते हैं और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? हम संवैधानिक कानून कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति और मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य आदि संवैधानिक कानून है। संवैधानिक कानून लिखित एवं अलिखित दोनों प्रकार के होते सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत का संविधान कानून लिखित रूप में, जबकि इंग्लैंड में अलिखित या प्रथाओं और परिपाटियों पर आधारित होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कानून की। दूसरा क्या? राष्ट्रीय कानून।
राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून क्या होता है? तो राष्ट्रीय कानून राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा बनाया जाता है। किसकी? जो राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है, इसमें हम संसद द्वारा, राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा बनाया जाता है, जिनकी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों, समुदाय और संस्थाओं के आचरण को नियमित करने वाला कानून के राष्ट्रीय कानून कहते हैं। जो लोगों द्वारा उस जिनका पालन किया जाता है उनको हम राष्ट्रीय कानून कहते हैं। राष्ट्रीय कानून के पीछे उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है। किसको? राज्य को। ये शक्ति किसको प्राप्त होती है? राज्य को प्राप्त होती है। व्यक्तिगत कानून। तीसरा कानून है क्या है? व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून क्या होता है? तो व्यक्तिगत कानून होता है इन कानूनों का संबंध व्यक्तिगत लेन देन व संबंधों से होता है, जैसे ऋण संबंधी कानून, संपत्ति के क्रय विक्रय संबंधी कानून। चौथा कानून क्या होता है? सार्वजनिक कानून होता है। कानून, सार्वजनिक कानून राज्य व व्यक्ति के संबंध को नियमित करते हैं। ये कानून सार्वजनिक क्षेत्रों में नागरिकों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। मैकाइवर के अनुसार सार्वजनिक कानून समाज की व्यवस्था करता है और उदाहरण के लिए कर लगाने, चोरी डकैती या हत्या करने जैसे करने वाले को दंड देने जो कानून बनाए जाते हैं, इन्हें सार्वजनिक कानून कहते हैं। अब कानून, प्रशासनीय कानून क्या होता है? प्रशासकीय कानून। प्रशासकीय कानून, जो प्रशासकीय कानून होता है, क्या होता है? किसी किसी देश में साधारण नागरिकों से पृथक सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होता है। जो कई देश ऐसे हैं जिनमें साधारण नागरिक होते हैं, उनसे जो कर्मचारी होते हैं उनमें क्या होता है? कानून अलग होते हैं। इन कानूनों को प्रशासकीय कानून या प्रशासकीय कानून कहते हैं। डाइसी एक विचारक है, डाइसी इन्होंने प्रशासकीय कानून के बारे में व्याख्या की है कि वह नियम हैं जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारों तथा अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। न्यायालय भी इन नियमों को मान्यता देता है। फ्रांस प्रशासकीय कानून का सर्वोत्तम उदाहरण। फ्रांस में प्रशासकीय कानून होते हैं। कहाँ पर? फ्रांस में। यहाँ पर प्रशासकीय कानून का सर्वोत्तम उदाहरण होता है। अब अध्यादेश की बात करते हैं। एक आता है अध्यादेश। छठा कानून क्या है? छठा प्रकार क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए राज्य की कार्यकारिणी जो निश्चित अवधि के लिए आदेश निकालती है उसे अध्यादेश कहा जाता है। अब सातवां कानून क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होता है यह राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करते हैं। यानी जो राज्य होते हैं एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ जो संबंध होते हैं उनके नियमों को क्या करता है? निर्धारित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। अब आते हैं सामाजिक कानून। आठवां क्या होता है? सामाजिक कानून। सामाजिक कानून क्या होता है? सामाजिक कानून समाज में प्रचलित कुछ नियम ऐसे होते हैं जो प्रथाओं, रीति रिवाजों या धार्मिक परंपराओं पर आधारित होते हैं। इन नियमों का निर्माण किसी संप्रभु व्यवस्थापक द्वारा नहीं, फिर भी समाज इसका पालन करते चला आ रहा है। इंग्लैंड में कॉमन लॉ भी इस का एक रूप है जहां न्यायालय भी इसके अनुबंध देते हैं। अब आते हैं कानून के स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत की बात कर लेते हैं। क्या स्रोत? स्रोत क्या है? कानून के स्रोत की बात करते हैं तो पहला स्रोत क्या है? रीति रिवाज है। क्या है? रीति व रिवाज। रीति या परंपराएं। इसे परंपरागत कानून भी कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? रीति रिवाज प्राचीन स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो स्रोत है तो महत्वपूर्ण स्रोत सामाजिक आचरण के नियमों को रीति रिवाज कहा है। जो प्राचीन प्रथाएं चली आ रही हैं उनके नियमों को पालन करने को कहते हैं रीति रिवाजों को द्वारा नियमों का पालन किया जाता है। ये समाज में प्रचलित नियम है जिनके का एक लंबे अरसे से समाज पालन करता चला आ रहा है। इनका निर्माण नहीं अपितु धीरे धीरे विकास होता है। जो रीति रिवाज होते हैं इनका निर्माण नहीं किया जाता बल्कि धीरे धीरे क्या होता है? विकास होता है। इन रीति रिवाजों के पीछे सामाजिक संगठन का नियंत्रण एवं समाज का नैतिक बल होता है। उदाहरण के लिए रोम में टेबल्स, भारत में मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति आदि स्मृति, जैसे इंग्लैंड में कॉमन लॉ इसी की देन होते हैं।
एक राज्य की संवैधानिक वैधानिक व्यवस्था में रीति रिवाजों के महत्व को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर ने लिखा है कि कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य केवल कुछ ही नए वाक्य लिखता है और कहीं कहीं एकाध पुराना वाक्य काट देता है। इस ग्रंथ के अधिकांश भाग की रचना में राज्य की कभी हाथ ही नहीं रहा, परंतु राज्य स्वयं इसका संपूर्ण होता है। अब दूसरा धर्म आता है। दूसरा जो स्रोत है क्या होता है, धर्म होता है। धर्म होता है। धर्म प्राचीन काल से ही सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ रहा है। विश्व के लगभग सभी संस्कृतियों में धर्म ने प्रारंभिक समाज व्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित किया है तथा और रीति रिवाज तथा प्रथाओं को भी धार्मिक जामा पहनाया है। आदिम समाजों में प्रचलित इन प्रथाओं ने केवल इसलिए कानून का रूप धारण किया क्योंकि वह धर्मानुदेशित थी। प्राचीन समाज में धर्म तथा कानून इतने घुले मिले थे कि जीवन के सभी नियमों के पीछे धार्मिक मान्यता को बल पाया जाता था। अब आता है न्यायिक निर्णय। तीसरा क्या है, न्यायिक निर्णय की बात करें। न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय तीसरा, न्यायिक निर्णय। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब विवाद के समाधान में रीति रिवाज या प्रथाएं या कानून अस्पष्ट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश स्वविवेक से कानून का परिभाषा देते हैं, कानून की परिभाषा करते हैं और उसी के अनुसार निर्णय देते हैं। कतिपय तर्कसंगत निर्णय भविष्य के लिए कानून दृष्टांतों के रूप में धारण कर लेता है। इंग्लैंड एवं अमेरिका में इनका बहुल प्रचलन है। ठीक, अब आते हैं वैज्ञानिक टीकाएं। ये भी स्रोत है वैज्ञानिक टीका। वैज्ञानिक टीका है वैज्ञानिक टीका है। इसमें क्या कहा गया है, मूर्धन न्यायाधीशों के लेखों में कुछ ऐसे कानूनी सिद्धांत मिलते रहे हैं जिन्हें कानून में सम्मिलित किया जाता रहा है। भूतकाल रूढ़ियाँ निर्माण और विधियों के संग्रह तुलना करने और तार्किक रूप में क्रमबद्ध करने विधिशास्त्र के लेखक ऐसे हैं कार्यकर्ता है जब इन टीकाओं को न्यायाधीश स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रचलित विधियों के अंश बन जाते हैं। अब पांचवा आता है औचित्य। क्या है औचित्य? औचित्य क्या होता है, न्यायाधीश का कर्तव्य न्याय करना है, किंतु कानून प्रत्येक मामले में कभी कभी संगत नहीं बैठता। कई स्थानों पर वह तटस्थ हो जाता है और स्थानों में द्विअर्थी हो जाता है। ऐसे मामलों में अपना निर्णय लेने के लिए न्यायाधीश को औचित्य सुनीति का आश्रय लेना पड़ता है। जब न्यायाधीश विवेक अथवा न्यायालय के अनुभव और न्याय की साधारण मान्यता के आधार पर निर्णय देते हैं तो वह निर्णय औचित्यपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। अब विधायन ये भी आधुनिक युग में कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, विधानमंडल ही होता है। इन्हीं के द्वारा सब लोकतंत्रीय देशों में अधिकतर कानून बनाए जाते हैं। इसी को हम विधायन बोलते हैं। ठीक है, इसमें संदेह नहीं है, करना चाहिए। निर्माण करते समय विधायिका की प्रथाओं, औचित्य, धर्म, परंपराओं जैसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।